हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन आइसोकोरिक प्रोसेस स्टडी करेंगे। आइसोकोरिक दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ईसोस मीन्स इक्वल, कोरा मीन्स स्पेस। आइसोकोरिक का मतलब हो जाएगा हैविंग कांस्टेंट स्पेस। हैविंग कांस्टेंट स्पेस और वॉल्यूम। तो अपन ये कह सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस इज वन इन विच वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। अब गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट करने के लिए अपने को थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बाउंड्रीज को रिजिड करना होगा। इसके लिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि गैस जिस क्लोज कंटेनर में भरी हुई है उस कंटेनर के पिस्टन को अपन फिक्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने पिस्टन को फिक्स कर दिया है। ये पिस्टन आपका मूव नहीं कर सकता, तो गैस ना तो एक्सपेंड हो सकती है और ना ही कंप्रेस हो सकती है, यानी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अब अगर गैस आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन ये होगा PV इज इक्वल टू nRT। अपन प्रेशर और टेम्परेचर वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा P/T इज इक्वल टू nR/V। राइट हैंड साइड में सभी टर्म्स कांस्टेंट हैं। इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो P/T इज कांस्टेंट। ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले अपन आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। प्रेशर को मैं वर्टिकल एक्सिस पे रखूंगा, वॉल्यूम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखूंगा। ये प्रेशर एक्सिस है और ये वॉल्यूम एक्सिस है। मान लेते हैं इनिशियली गैस थर्मोडायनेमिक स्टेट ए के अंदर है, जहां पे उसका प्रेशर है PA और वॉल्यूम है V। अब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए या तो अपन गैस का प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं या गैस का प्रेशर डिक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए गैस का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और फाइनली गैस थर्मोडायनेमिक स्टेट बी के अंदर ट्रांजिशन कर रही है, तो अपने को इस टाइप का कर्व मिलेगा, एक वर्टिकल लाइन अपने को मिलेगी। ये थर्मोडायनेमिक स्टेट बी है जहां पे गैस का प्रेशर है PB। तो PV कर्व के रूप में अपने को एक वर्टिकल लाइन मिलती है। अगर मैं PT कर्व ड्रॉ करूं, प्रेशर को मैं वर्टिकल एक्सिस पे रखूंगा, टेम्परेचर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखता हूं। ये प्रेशर एक्सिस है और ये टेम्परेचर एक्सिस है।
तो यहाँ पर देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट ये था P अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मान लेते हैं कॉन्स्टेंट K के बराबर है, तो अपन इसको ये लिख सकते हैं P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू टेम्परेचर T। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx। यानी अपने को PT कर्व पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो ओरिजिन से पास होगी। तो मैं ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। मान लेते हैं इनिशियली गैस थर्मोडायनेमिक स्टेट ए के अंदर है और फिर इस स्ट्रेट लाइन पाथ के थ्रू ये थर्मोडायनेमिक स्टेट बी के अंदर ट्रांजिशन कर रही है। इस लाइन की स्लोप के बराबर है। आपको ये पता है आइडियल गैस इक्वेशन से के की वैल्यू NR अपॉन V के बराबर होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस लाइन की स्लोप वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर मैं दो डिफरेंट आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए पीटी डायग्राम एक साथ ड्रॉ करना चाहूं, तो ये डायग्राम कुछ इस टाइप का रहेगा। ये प्रेशर एक्सिस है और ये टेम्परेचर एक्सिस है। एक बार वॉल्यूम को V1 रखते हुए पीटी कर्व ड्रॉ करते हैं, तो अपने को ये आइसोकोरिक प्रोसेस का कर्व मिलता है। और दूसरी बार वॉल्यूम को V2 रखते हुए पीटी कर्व ड्रॉ करेंगे, तब अपने को पीटी कर्व के रूप में ये स्ट्रेट लाइन मिलती है। पहले कर्व के लिए वॉल्यूम V1 है और दूसरे कर्व के लिए वॉल्यूम V2 है। पहले कर्व के अंदर अपन देख रहे हैं गैस इनिशियली थर्मोडायनेमिक स्टेट ए में थी और फिर ये ए से स्ट्रेट लाइन पाथ के थ्रू बी के अंदर ट्रांजिशन कर रही है। सेकेंड आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान मान लो इनिशियली गैस थर्मोडायनेमिक स्टेट सी में है और फिर इस स्ट्रेट लाइन कर्व के थ्रू ये थर्मोडायनेमिक स्टेट थर्मोडायनेमिक स्टेट डी के अंदर ट्रांजिशन कर रही है। तो अगर अपने को ये पूछा जाए इन दोनों पीटी कर्व के लिए किस आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम ज़्यादा है और किसके दौरान कम है, तो अपन ने अभी अभी देखा है पीटी कर्व का जो स्लोप है, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जहाँ पे स्लोप कम है वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा और जहाँ पे स्लोप ज़्यादा है वहाँ पे वॉल्यूम कम रहेगा। तो अपन ये देख रहे हैं ए बी लाइन का इंक्लाइनेशन यानी स्लोप ज़्यादा है, तो V1 की वैल्यू कम होगी, V2 की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। अपने को प्रेशर और 1 अपॉन टेम्परेचर के बीच भी कर्व पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए अपने को वर्टिकल एक्सिस पे प्रेशर दिया हुआ है, ये प्रेशर एक्सिस हो गई और ये 1 अपॉन टेम्परेचर एक्सिस है, यानी वर्टिकल एक्सिस पे मैं प्रेशर को रख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं 1 अपॉन टेम्परेचर को रख रहा हूँ। तो अब की बार कर्व किस टाइप का रहेगा, तो यहाँ पे देखिए अपने पास ये इक्वेशन है P अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब की बार y एक्सिस पे तो वेरिएबल P है, जबकि x एक्सिस पे वेरिएबल 1 अपॉन टेम्परेचर है। तो अगर आपके पास इस टाइप का कर्व हो y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आपको पता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो अपने को प्रेशर और 1 अपॉन टेम्परेचर के बीच एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व अपने को मिलेगा।
इस टाइप का कर्व ये रहेगा। नेक्स्ट अपन आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान गैस के द्वारा वर्क डन क्या होगा वो देखते हैं। किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान गैस के द्वारा वर्क डन का एक्सप्रेशन ये होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम में चेंज ज़ीरो रहेगा, गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो dV ज़ीरो है, इसका मतलब गैस के द्वारा वर्क डन भी ज़ीरो रहेगा। तो अगर मैं गैस के ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो W तो ज़ीरो है, अपने पास ही आ जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, यानी अपन सिस्टम को जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब अपन गैस को हीट सप्लाई करते हैं तो आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान गैस का बिहेवियर क्या रहता है उसको अपन थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। मान लीजिए आपको एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम दिया हुआ है और इस सिलेंडर पिस्टन सिस्टम के अंदर गैस इनक्लोज्ड है। पिस्टन आपका मूव नहीं कर सकता, पिस्टन को अपन ने फिक्स कर दिया है, तो अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। मान लेते हैं इनिशियली गैस का टेम्परेचर T है और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर भी T है, तो यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, डेल्टा Q आपका ज़ीरो है। अब अगर मान लीजिए मैं गैस को हीट सप्लाई करूं, अपन इस सिलेंडर को हीट करते हैं, उसके लिए अपन बर्नर का यूज कर सकते हैं। यहां पे मैं एक बर्नर के थ्रू इस सिलेंडर को हीट करता हूं। जब अपन सिलेंडर को हीट करते हैं तो गैस को हीट सप्लाई होगा, हीट सिलेंडर के अंदर एंटर होगी और ये हीट गैस की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका परिणाम ये होगा कि गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। आपको ये पता है इंटरनल एनर्जी होती है F/2 nRT। n मोल गैस की इंटरनल एनर्जी ये रहती है। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर का फंक्शन है, तो अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड ये होती है √8 kT/m। अगर मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड बढ़ती है तो उस केस में मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल के साथ ज़्यादा कोलिजन्स करेंगे, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ कोलिजन्स को मैं न्यू से डिनोट कर देता हूँ, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे। और अपने को ये पता है कि प्रेशर मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स की वजह से आपका प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। अनोदर केस में अपन क्या करते हैं, मान लीजिए अपन सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए मैं नीचे कुछ आइस ब्लॉक रख देता हूँ। यहाँ पे अपन आइस ब्लॉक रख देते हैं जिनका टेम्परेचर गैस के टेम्परेचर से काफ़ी कम है। इन आइस ब्लॉक्स का टेम्परेचर गैस के टेम्परेचर से काफ़ी कम है, तो उस केस में कंटेनर से हीट सराउंडिंग के अंदर जाएगी।
जब कंटेनर से हीट फ्लो सराउंडिंग के अंदर होगा तो गैस की इंटरनल एनर्जी घट जाएगी, U विल डिक्रीज। अगर इंटरनल एनर्जी घटेगी तो गैस का टेम्परेचर भी घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो अब मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड घट जाएगी, एवरेज स्पीड घटेगी तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स भी घटेंगे और उसका रिजल्ट ये रहेगा कि गैस का प्रेशर घट जाएगा। तो अपन ये देखते हैं कि जब गैस के अंदर हीट फ्लो होता है तो उस केस में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जब गैस से हीट अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान तो उस केस में प्रेशर आपका डाउन चला जाता है। तो नेक्स्ट अपन मोलर हीट कैपेसिटी अपन स्टडी करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब है heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius। मोलर हीट कैपेसिटी को अपन C से डिनोट करते हैं, तो C का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा C is equal to 1/n dq by dt। आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान अपन C को CV से डिनोट करते हैं, ये कहलाती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं 1/n dq बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम को अपन कांस्टेंट रखेंगे। जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो अपने को पता है dq इज इक्वल टू du, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन तो जीरो रहेगा। तो अपन CV को ये भी लिख सकते हैं CV इज इक्वल टू 1/n du बाई dt। इंटरनल एनर्जी n मोल गैस के लिए ये होती है F/2 nRT। यहाँ पे F तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, T गैस का टेम्परेचर है, यानी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होगी आइडियल गैस के केस में। अगर मैं इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं तो अपने को ये मिल जाएगा du बाई dt इज इक्वल टू F/2 nR, और CV का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा CV इज इक्वल टू 1/n du बाई dt की वैल्यू है F/2 nR। n से n कैंसिल हो जाएगा, यानी CV अपने पास ही आ जाएगा F/2 इंटू R। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ने आइसोकोरिक प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया है। मैं आशा करता हूँ आपको आइसोकोरिक प्रोसेस पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिजिक्स एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।